एक घंटे का इंतजार रह गया है, 10 बज गए और ठीक 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट देश को समर्पित करेंगे। एक घंटे का बस और इंतजार कर लीजिए, लेकिन तब तक हम आपको ये बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो बजट आएगा उस बजट का फोकस कहां पर रहेगा। आज जो बजट आएगा उस बजट से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। आज जो बजट आएगा वो कैसे आज आपका जीवन जो है वो और सरल बनाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया आज के बजट पर क्या आ रही है, सुनते हैं। बजट से पहले के निरंतर आने वाला हर बजट एक के बाद उस अनुक्रम में आगे बढ़ने की एक पायदान के अगली पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला होगा। थोड़ा देर इंतजार करिए, आप सबकी जानकारी में। थैंक यू सर। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। राघवन, अपनी बात पूरी कर लीजिए मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। सो मैन्युफैक्चरिंग विल आल्सो शुड कंसीडर फूड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज अनदर बिग इमर्जिंग एरिया फॉर इंडिया। एग्रीकल्चर को अगर हम स्ट्रेंथन करें, मिलेगा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट? रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर को अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फूड मैन्युफैक्चरिंग विल बी अ रिजल्टेंट। ठीक है, ठीक है। और सवाल। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम आकाश है मैम। मेरा बड़ा ही जेनरिक एक क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो रुपीज़ है वो कम होता जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो जो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाना चाह रहे हैं उनको आज वो चीज़ कन्वर्जन रेट बहुत महंगा पड़ रहा है और वो एक इशू आ रहा है। तो मैं इस बजट में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सरकार क्या कर सकती है उस चीज़ को लेकर? भाटी जी, ये तो बड़ा वाजिब चिंता है, मतलब स्टूडेंट्स की। बिल्कुल, एजुकेशन को लेकर क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन भी नहीं करा अभी तक इस पूरे इतने लंबे डिबेट में। एजुकेशन एक मेजर फैक्टर है और जहाँ पे हम देखते हैं कोठारी कमीशन 1966 में हो या NEP 2020 में हो, उसमें ये कहा गया था कि 6% ऑफ GDP आपका एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। लेकिन सेंटर का हम देखते हैं अभी फ़िलहाल 0.6% और कंबाइन कर लें स्टेट के साथ तो 2.8 और 3% के करीब हम खर्च कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है। और हायर एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हायर एजुकेशन में बाहर जा रहे हैं और रुपये का इस तरह से डॉलर के सामने हल्का होने का से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमने उसमें भी बहुत गिरावट देखी है। सहारा कैसे दे सकती है? सवाल तो ये है ना इनका कि रुपए को सहारा कैसे मिलेगा इस बजट में? नहीं, रुपए को सहारा आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को बेटर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब आप FTA इतने सारे आप कर रहे हैं, FTA में अगर हम ये देखें एक्सपोर्ट्स का मेजर जो चंक था 50% लगभग चंक MSME एक्सपोर्ट्स करती हैं। टोटल एक्सपोर्ट्स का 50% MSME करती है और 2013 में भी वही लगभग 45% था, अभी भी लगभग वो 45 से 50% है। तो क्या फर्क आया एक्सपोर्ट्स में? आप FTA करते जाएंगे, अपने यहाँ पे FTA का फायदा तो जब होगा जब आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और डॉलर के कंपैरिजन में आप रुपये को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। 2025 वाला जो बजट था उसमें क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पहले सुन लेते हैं। आवाज नहीं आ पा रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया आ रही है आज बजट वाले दिन, बजट से पहले। क्या हम सुना सकते हैं दोबारा? माफ कीजिएगा, मैं दोबारा आपको सुनाने की कोशिश करूंगी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे थे। लेकिन इस बीच जो मैं आपको बता रही थी कि साहब पिछला बजट अगर देखा जाए 2025 वाला, तो उस बजट में शिक्षा पर जो खर्च था वो 2.5% था टोटल बजट के। ऐसे में इस बार क्या वो दायरा बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम 2047 विकसित भारत की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो तमाम पहलू हैं जिस पर सरकार को फोकस बढ़ाना होगा। किरण रिजिजू क्या कहेंगे? देखिए, एक ऐतिहासिक बजट होगा कि भारत का बजट में क्या होगा, तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। बजट होगा ये कह रहे हैं किरण रिजिजू। कसौटियों पर हर बार बजट खरा उतरा है ये कह रहे थे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। और ऐसे में अभी इंतजार इसी बात का है कि आज जब बजट आएगा तो उस बजट में क्या होगा। बजट से जुड़ी बड़ी बातें जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए अभी 1 घंटे से भी कम का वक्त जो है वो बजट पेश होने में बचा है, लेकिन इसी बीच उससे पहले आज का बजट अभी हम बता रहे हैं और बजट की बड़ी बातें क्या हैं वो भी जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर बड़ी बातें आज की बजट की क्या है। तो 10 बड़ी बातें जल्दी से आपके सामने। बजट में क्या खास आज हो सकता है, किस बात की उम्मीद हम कर रहे हैं, किस बात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए पहली बार
रविवार का दिन जब देश का आम बजट पेश हो रहा है, ये पहली बार हुआ है रविवार का दिन, और रविवार को शेयर बाजार भी दिन भर के लिए खुलेगा। दूसरी बड़ी बात यह भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट, लगातार 9वां बजट आज पेश करने जा रही हैं। अमेरिकी टैरिफ और से मुकाबले की रणनीति बजट में शामिल होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी हुई। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा संभव है कि हो जाए। 300 नई अमृत भारत और वंदे भारत की घोषणा जो है वो हो सकती है इस बजट में। इसका भी ऐलान जो है वो किया जा सकता है। 5 राज्यों में चुनाव है, उससे पहले ये बजट पेश हो रहा है, तो मुमकिन है कि उसकी भी झलक इसमें दिखाई दे सकती है। पीएम मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के लिए बड़े सुधारों की घोषणा संभव है कि उसका भी कोई लेखा जोखा इसमें दिखाई दे सकता है। और आपको बताएं इस बजट के बारे में कुछ और जानकारी जो हमारे पास इससे पहले ही है। भविष्य की तकनीक, एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस रह सकता है इस बजट में। अगले साल जीडीपी 6.8 7.2% का अनुमान आर्थिक सर्वे में पहले ही जताया जा चुका है। और अब इंतजार बस थोड़ी ही देर का, जब बजट देश का पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। रोमाना, तो देखिए 54 मिनट का महज इंतजार रह गया है और उसके बाद देश का बजट देश के सामने होगा। रविंद्र जी से जरा एक रिएक्शन लेते हैं। लक्ष्य तय है, रिफॉर्म एक्सप्रेस दौड़ानी है, और वही रिफॉर्म एक्सप्रेस दौड़ाने की बड़ी चुनौती निर्मला सीतारमण के सामने है। रिफॉर्म है ये, इस समय हमारे पास चॉइस नहीं रह गई है। जो हमें यदि एफडीआई अट्रैक्ट करना है तो रिफॉर्म्स हमें लाना होगा। जो रेजिस्टेंस हैं उनको एक कड़े हाथ से, अभी तक जैसे अनाउंसमेंट करके आप निकल नहीं सकते, आपकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उसके साथ साथ हर फॉलो थ्रू करना पड़ेगा जी। जैसे मैं गोल्फर हूँ, गोल्फ खेलने का तरीका है, यदि आप रुक जाएंगे तो शॉट नहीं लगेगा, पूरा फॉलो थ्रू चाहिए ताकि वहाँ जाके गिरे बॉल जहाँ टारगेट है। तो इस काम में फॉलो थ्रू चाहिए। बिल्कुल राघवन, रिफॉर्म एक्सप्रेस डेफिनेटली दौड़ाइए। आई मीन सीड एक्ट फॉर एग्जांपल, सीड एक्ट 1966 एंड इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, दोनों अभी रिफॉर्म हो रहे हैं। आई मीन रिव्यू इज ऑन गोइंग, तो आई कैन सी द मोमेंटम है, इसको बिल्कुल लेके फर्दर लेके आना चाहिए। कुमारदीप, रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात आप देखिए। रिफॉर्म एक्सप्रेस में आप मुझे 5 पॉइंट बताइए। रिफॉर्म एक्सप्रेस के 5 पॉइंट क्या होंगे? लेबर कोड, कौन से रिफॉर्म? लेबर कोड्स को जो है उसको पिछले साल लेबर कोड्स का जो है वो ये कर दिया, नोटिफाई कर दिया। नहीं, बदलाव हो गया, लेकिन स्टेट्स को अभी उसको मैं आपको रोक रही हूँ। देखिए नया आंकड़ा आ गया है। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा। जनवरी में 1.93 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 6.2% की ये बढ़ोतरी। तो ये बजट से पहले वो कहते हैं ना शुभ संकेत मिलना, मतलब ये बढ़िया खबर आना। जीएसटी कलेक्शन लगातार, जब से वो जीएसटी 2.0 वाले सुधार हुए हैं उसके बाद से ये कलेक्शन और बढ़ता जा रहा है। सरकार का खजाना भरता जा रहा है और इसी वजह से सरकार इस पोजीशन में है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस उसके डब्बे और बढ़ा सके, डब्बे जोड़ सके। कौन से 5 महत्वपूर्ण डब्बे रिफॉर्म एक्सप्रेस के? जीएसटी रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे थे, और भी बहुत सारे आइटम, स्लैब्स को हटाने की बात करनी चाहिए। 2 ही स्लैब्स होने चाहिए जीएसटी में, जीएसटी में भी और सुधार, और भी जीएसटी में और सुधार हो। हाँ। तीसरी बात, ये जो अभी बात हो रही थी एआई या नई तकनीक के लिए जो आपको नए तरीके का कानून लाने पड़ेंगे। चौथी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, इसके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, इसी से आपका जो रिफॉर्म एक्सप्रेस आगे बढ़ेगा। ये 5 पॉइंट। डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की हम बात कर रहे हैं। विजय जी, मैं आर्थिक सर्वेक्षण का एक बार फिर से जिक्र यहाँ पर करूंगी कि साहब उसमें बताया जाता है कि कैसे जो प्रदूषण की समस्या है, कैसे दिल्ली जैसा जो देश की राजधानी है वहां स्वच्छ हवा के दिल्ली वालों को, मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ, हम लोगों को सिर्फ 79 दिन ही मिलते हैं जब हम साफ हवा में सांस ले पाते हैं। ऐसे में प्रदूषण, ऐसे में वो मूलभूत सुविधाओं का ना होना, उस दिशा में सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है क्या? और इंदौर का मामला अभी है ही, दूषित पानी पीने से किस तरीके से वहां कितने लोगों की मौत हो गई? दूषित पानी पीने वाले शहर तो बहुत सारे हैं, मौत वहाँ पर हुई है, मतलब उससे हमको लगा कि इंदौर में हो रहा है। लेकिन जो सबसे क्लाइमेट पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो हमारे पूरी सोसाइटी में भी उस तरह का एक वो नहीं है, कंसंट्रेशन, फोकस नहीं है कि क्लाइमेट को लेकर हम समझते हैं कि ये तो कोई अमीर लोगों का एक शगुफा है, तो उस पर थोड़ा काम होना चाहिए। रिफॉर्म में मुझे लगता है, जो इंडस्ट्रीज से मेरी बात होती है कि हम लोग हमेशा टैक्स में बात करते हैं कॉमन मैन की, कि उसका टैक्स
कितना बढ़ जाए, थोड़ा सा टैक्स रिबेट बढ़ जाए, लेकिन इंडस्ट्रियल टैक्सेशन को भी सरकार को रिफॉर्म में लेकर आना चाहिए। और अभी तक कहा जा रहा है, हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स की बात करो, नहीं, नरसिम्हा राव सरकार ने लाइसेंस को खत्म किया एक तरह से लिबरलाइजेशन के बाद, लेकिन आज भी लिबरलाइजेशन कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है। ये एक बड़ी बात है। हम लोग जनरल बात करते रहते हैं, लेकिन आम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात जो है, आम लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आज के इस बजट से, उनकी क्या उम्मीदें, सुनाते चलते हैं। होम लोन से सस्ता होना चाहिए। तो हमारे लिए तो स्टूडेंट लोन कम होना चाहिए, जिससे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएं। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम दोनों ही ठीक होनी चाहिए ना। हेल्थ और एजुकेशन को पहले रखना चाहिए इन चीज़ों में। जो हम डेली कमोडिटीज यूज़ करते हैं वो सामान जो है वो सस्ते होने चाहिए, जैसे गैस हो गए और बाकी जितने भी खाने पीने की चीज़ है। बजट में काफ़ी अच्छा वो दें रिजल्ट, जिससे कि सभी का भला हो। महिलाओं के लिए अगर ये कुछ ईमानदारी से करके दिखाएं तो उनका बजट भी ठीक होगा, उनकी प्रगति भी होगी। अपनी रसोई की चिंता हमें सबसे पहले रहती है, तो सबसे पहले तो घी तेल सस्ते होने चाहिए और हम लोगों के खर्चे के हिसाब से मैनेज हो जाए। तो सोना और चांदी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि लोगों की मीडियम क्लास जो शादी वाले हैं उनको मतलब सोना और चांदी लेने में बहुत तकलीफ आ रही है। कि इनकम टैक्स की लिमिट 24 लाख हो जानी चाहिए। जीएसटी रेट्स में कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए। आम जन को कुछ राहत मिले। टैक्सेशन के नाम पे तो कुछ 2 बार से 3 बार से टैक्सेशन के नाम पे तो छूट मिल रही है, लेकिन आम चीज़ें जो ज़रूरतें का है, जैसे कागज़ है, पढ़ने का नोटबुक्स है, तो नोटबुक सस्ता है लेकिन कागज़ महंगा कर दिया गया। मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने और अगर बजट कुछ होता है देन विल बी वेरी मच हैप्पी ऑन दैट। और मैं चूँकि सर्विस करता हूँ तो अपने लिए भी कुछ दरवाज़ा खुला रहे तो दैट विल बी हैप्पी फॉर अस। तो देखा आपने कैसे उम्मीदों की भरमार है और सारी उम्मीदें आज के बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से है। और टैक्स को लेकर आपने सुना 24 लाख तक की आय जो है वो कर मुक्त कर दी जाए, मतलब इस तरीके की उम्मीदें हैं। अब इतना तो हो पाना संभव नहीं है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है, खासतौर से महिला, युवा, किसान कहां पर रहेगा आज के बजट का फोकस, जरा इस पर एक क्विक टिप्पणी यहां पर लेते चलते हैं। इस पर एक टिप्पणी, शुक्ला जी आपसे शुरुआत करूंगी। फोकस कहां रहेगा आज के बजट का, महिला, युवा, किसान? देखिए, यदि मेरा मानना ये है कि विकसित राज्य 2047 के यदि लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है तो उसको ग्लोबल बनने के लिए लोकल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और लोकल पे फोकस करने के लिए आप देखिए कि भारत में आज एजुकेशन और हेल्थ दोनों पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया है, यानी दोनों महंगा हो गया। जैसे अभी हमारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि यदि हम बाहर पढ़ने जाए तो बाहर पढ़ने जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत महंगा है। हमें इसलिए उस पर एक कैप लेके चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ महंगा है, बाहर सस्ता है। अरे बाहर सस्ता बनस्पत, यहाँ से तो ठीक है ना। ठीक है भाई, मेडिकल करने आज लोग क्यों रसिया जा रहे हैं, क्यों चीन जा रहे हैं? इसलिए कि भारत में आज मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। तो इसलिए हम बोले कि अब्रॉड क्यों जाना चाह रहे हैं। भाई, एक तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के लिए भारत कहीं ना कहीं वो मान के चल रहे हैं कि भारत में वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो युवाओं पर आप कह रहे हैं कि फोकस रहना चाहिए इस बजट में? सिर्फ युवाओं पर नहीं, मिडिल क्लास में देखिए ना क्या स्थिति मची हुई है। आज महंगाई निश्चित तौर पे बहुत बढ़ चुकी है। नहीं, आंकड़ों में तो महंगाई है ही नहीं ना। देखिए, आंकड़ों का खेल पे मत जाइए। देखिए, भारत जो है वो ट्रिलियन पे फोकस करके चल रहा है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ग्लोबल में मजबूत होना है तो आपको लोकल पे मजबूत होना पड़ेगा। एमएसएमई की बार बार बात होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर है और एमएसएमई के पीछे सरकार को मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, तब आप ग्लोबल में ज्यादा फ्लैश कर पाएंगे। क्योंकि चाइना हमेशा छोटे उद्योगों पे फोकस किया और इसीलिए आज वो मजबूत देश बनकर खड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन एमएसएमई को लेकर कुमारदीप से एक रिएक्शन ले लेते हैं। एमएसएमई का सर ने जो पॉइंट रखा, एमएसएमई को लेकर तो सरकार पिछले कई बजट से हम देख रहे हैं कि उसका फोकस रहा है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट को आसान करना, एमएसएमई का जो दायरा है उसकी परिभाषा बदलना, ये सारे कदम सरकार की तरफ से उठाए गए। जी, एमएसएमई तो फोकस है ही। मैं एक चीज जो बजट का फोकस रहेगा वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का खुद का यहाँ पर एक इंटरेस्ट है। मैं जरा आपको रोक रही हूं, कृषि मंत्री का बयान आ रहा है आज बजट से। कृषि मंत्री क्या उम्मीद कर रहे हैं? बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट। तो कृषि मंत्री हैं, कह रहे हैं विकसित और आत्मनिर्भर भारत का ये बजट रहेगा। जल्दी से एक रिएक्शन लेंगे हम, रविचंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। कृषि मंत्री का ये बयान, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट। राघवन जी, ये विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट कृषि के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, क्या गेम चेंजर होगा? दलहन और तिलहन में, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में डेफिनेटली देयर शुड बी
increased allocation on outcome focused schemes for Dalhan and Tilhan. दलहन और तिलहन को लेकर ज्यादा आप कह रहे हैं कि सरकार को योजना बनानी चाहिए, उसके योजना है, उस पर योजना निवेश है, हाँ, योजना का दायरा है और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए कुमार जी। मैं आपको दावोस की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पर अश्विनी वैष्णव जी ने खुद कहा है कि इस बार जो AI इम्पैक्ट समिट है उससे हमें $100 बिलियन के निवेश की जानकारी मिल रही है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, लेकिन जो आपका फोकस है वो है, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे विजय जी, कि आपको ये जो जितने सारे कानूनों के को लेकर तो विदेश में ही कह दिया गया एक तरीके से कि भारत की गाड़ी छूट गई, कह दिया गया ना, वहां पर उनके सामने ही कह दिया गया कि भारत की गाड़ी छूट गई। गाड़ी तो छूट अब यहाँ पर अगर हम इसी तरीके से कहते हैं ना कि खुशनुमा ख्वाब सजाते रहेंगे, मुझे लगता है जो रियलिटी है उस पर बात कर लें और जो बेसिक बात है उस पर ही अगर हम रहें कि साहब आज जब बजट आएगा तो फिर बजट के बाद मेरी जेब में जो पैसा है वो क्या और बचेगा, क्या मेरी बचत बढ़ेगी, क्या मेरी जो खरीदने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, क्या अर्थव्यवस्था का पूरा चक्का जो है वो घूमेगा, क्या जो बेरोजगारी की समस्या हालांकि आंकड़ों में नहीं है लेकिन फिर भी बहुत से युवा ऐसे हैं जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, क्या उस समस्या का कोई समाधान निकलेगा, क्या कोई हिसाब किताब लिया जाएगा कि पिछली बार वो जिस तरीके से योजना शुरू की गई थी इंटर्नशिप योजना, उसका क्या हुआ, उसको लेकर क्या इस बजट में आगे के लिए कोई दिशा तय की जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कैसे वर्कफोर्स के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, महिलाओं को लेकर इस बजट में क्या सोच होगी, किसानों को लेकर इस बजट के अंदर किसान सम्मान निधि 2019 के अंदर जिसका ऐलान हुआ था, 2019 में किसान सम्मान निधि कितनी थी, 6,000 रुपए। अब अगर आप उसमें वो जो इन्फ्लेशन है उसको फैक्टर इन कर लें तो आज की तारीख में वो कितनी बनती है, वो 5,000 रह जाती है। तो कुल मिलाकर वो किसान सम्मान निधि, क्या किसान सम्मान निधि की राशि सरकार बढ़ाएगी, क्या आज के बजट में वो किसान सम्मान निधि अभी तक जो 6,000 रुपए किसानों को मिल रही है क्या वो बढ़ाकर 9,000 या कुछ लोग तो 12,000 तक उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सरकार कर पाएगी? क्या सरकार के पास ये कदम उठाने के लिए इतना खजाने में पैसा है, क्या सरकार के पास इतना फिस्कल रूम है कि वो ये सारे कदम उठा सके? ये बड़े सवाल है ना, इन्हीं के जवाब हम तलाश रहे हैं। विजय जी, किसान सम्मान निधि की बात हो रही है, किसान सबसे बड़ा फोकस है। जैसे हमने यूएस टैरिफ पर भी बात की थी कि किसानों के साथ सरकार खड़ी रही एग्रो को लेकर, लेकिन एक वादा बड़ा किया था आपने कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। तो 2022 तक, अब तो 2026 आ गया, क्या हम दोगुनी आय पर पहुंच गए हैं कि कुछ नहीं? तो उसको गए हुए भी 5 साल हो गए हैं, कोरोना गए हुए भी, तो क्या दोगुनी आय की गई है? किसानों को लेकर बड़ा काम करने की जरूरत है कि आउट ऑफ द बॉक्स जब तक सरकार नहीं सोचेगी, केवल किसान सम्मान निधि बढ़ाने का मतलब यह है कि किसानों पर नहीं सोचा जा रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बड़ा नहीं सोचा रहा किसानों को। हाँ, तो उसका मतलब है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो ठोस काम करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा, उस पर काम करना चाहिए। और बार बार हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पर बात हो रही है, अभी बच्चों लोगों ने भी यूनिवर्सिटी की बात की, तो स्किल डेवलपमेंट पर थोड़ा सा ठीक तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और मेरा तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी को एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्किल मिनिस्टर मिल जाए। पिछले 11 साल में शायद उसकी तलाश हो रही है। तो स्किल डेवलपमेंट सबसे कमज़ोर क्षेत्र है, जो प्रधानमंत्री का सबसे फोकस वाला इलाका था, और वो सब चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। वो ट्रेन तो छूट इसलिए रही है, AI भी आ जाएगा तो क्या होगा। ये तस्वीरें आ गई हैं संसद भवन के भीतर की, ये तस्वीरें हैं। देखिए, कैबिनेट बैठक के लिए जिस समय जा रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उस समय की ये तस्वीरें हैं। संसद भवन परिसर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे ये लोग कैबिनेट की बैठक के लिए जा रहे हैं। 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होनी थी, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। कैबिनेट की बैठक अब तक शुरू हो चुकी होगी। इसी कैबिनेट की बैठक में इस बजट पर मोहर लगेगी, जिस बजट को सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से अभी से ऐतिहासिक बजट कहा जा रहा है, जिस बजट को सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से अभी से विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट कहा जा रहा है। शुक्ला जी, की जो बात होती है तो हम बात करते हैं कृषि पे आत्मनिर्भरता की, लेकिन हम आज भी तिलहन और दलहन पे निर्भर नहीं हो पा रहे। उसका कारण ये है, हमारे यहाँ किसानों का जो फोकस कर दिया गया मनी क्रॉप यानी गेहूं, गेहूं पैदावार करिए, सारा किसान गेहूं की पैदावार पे जुट गया, तिलहन घट गया, दलहन घट गया, हम पूरी तरह से बाहर पे निर्भर हो गए। अब सबसे बड़ी जरूरत यह है कि यदि देश में छोटे किसान यानी 2.5 एकड़ और 5 एकड़ काश्तकार है, 19 में 6,000 रुपये आपने दिया, लेकिन आज हम 26 में हैं, उसमें आपका डीजल बढ़ा है, आपका खाद्य बढ़ा है, बीज का रेट बढ़ा, लागत बढ़ गई है, लागत बढ़ी है ना। तो यदि आप लागत के हिसाब से, सरकार की पॉलिसी थी कि लागत के हिसाब से किसान की मदद की जाएगी, तो लागत के हिसाब से आप मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर तय की जाएगी लागत के हिसाब से, उसकी बात आप कर रहे हैं। नहीं, मैं एक मिनट आपको रोक रही हूं। प्रियंका गांधी की क्या उम्मीद है? बजट से क्या उम्मीद है? I don't have much expectations, but जी मैम, एब्सटीन फाइल्स पे कुछ कहेंगे?
प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। बजट आने से पहले ही उन्होंने तो कह दिया है कि उन्हें बजट से कोई खास उम्मीद है नहीं। खाना पूर्ति मतलब वो देश के बजट को मान रही हैं। प्रियंका गांधी की ये टिप्पणी आई है बजट के दिन, बजट आने से पहले। प्रियंका गांधी कह रही है कोई खास उम्मीद उनको नहीं है। राकेश शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए। था कि बार बार जो एमएसपी की बात हो रही है, ठीक है एमएसपी मिलना चाहिए किसान को, लेकिन एमएसपी के साथ साथ आपको दूसरी सुविधाओं पे भी ध्यान देना चाहिए। और यदि आप लागत के हिसाब से खर्च की बात कर रहे हैं, सरकार लागत के हिसाब से भले खर्च न करे, लेकिन सरकार को किसान की जरूरत के हिसाब से खर्च देने की आवश्यकता। किसानों पर कुछ जोड़ना चाह रहे भाटी जी जल्दी से। लागत तो 3 गुना होगी और आमदनी उनकी आधी होगी। और 2-3 बात और, ईज और लिविंग की बात हो रही थी, ईज टू सर्वाइवल भी होना चाहिए। गरीब 80 करोड़ लोग फ्री राशन पे जिंदा है। और इकोनॉमिक सर्वे खुद 25-26 का जो सीतारमण जी ने दिया है, उसमें खुद कहते हैं कि 10 करोड़ रूरल में 10 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं, हाउस होल्ड है, 10 करोड़ हाउस होल्ड है। तो आप समझिए 50-60 करोड़ रूरल के अंदर गरीब है, ये खुद इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। उसके अलावा महंगाई आप कह रहे हैं आंकड़ों में नहीं। अब जिनको जानकारी ना हो, आंकड़ों की बाजीगरी करके वो नहीं समझते हो, तो वो कहते हैं कि महंगाई कम है। फूड इन्फ्लेशन 14% है। कंपाउंड ग्रोथ कंपाउंडली अगर इन्फ्लेशन को देखेंगे तो 165 से 170% है। और आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, उसमें महंगाई नहीं है। वही आंकड़े मैंने आपको इसके दिए, अनएम्प्लॉयमेंट के दिए कि किस तरह से यूथ अनएम्प्लॉयड है, 30% तक अनएम्प्लॉयड है। और सरकार को सिंबॉलिज्म से बाहर आ जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इस इकोनॉमी को और बेहतर किया जाए। तो उस रविंद्र जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोन देकर और स्किल इंप्रूव करके अपने एमएसएमईज को स्ट्रांग नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है जो कि यूरोप में आजकल सब जगह यूज़ होता है। जब नई टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट पेस से आ रही है, तो हम पूरा जिम्मा इंडस्ट्री पे, खासकर एमएसएमई के छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स पे नहीं छोड़ सकते कि आप इस टेक्नोलॉजी को सीखिए, अप्लाई करिए और गेनफुली एम्प्लॉय करिए। इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, इकोसिस्टम का सिस्टम। इकोसिस्टम्स नाम की एंटिटी यूरोपियन यूनियन अपने सब देशों में बनाती है। वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि एक मीडियम बन जाता है यूनिवर्सिटीज़ को, टेक्नोलॉजिस्ट को और उस टेक्नोलॉजी की स्पेशलाइज इंडस्ट्री को और उसको यूज़ करने वाली इंडस्ट्री को मिला के नियमित रूप से कॉन्फ्रेंसेस करना, उनको एड करना। उनको जो एड जाने का तरीका हम टैक्स स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, एड जाने का तरीका इस तरीके से हो सकता है। बात आप कह रहे हैं, अब इससे अगला सवाल मेरा ये निकलता है, मनोरंजन जी के पास आते हैं, तो फिर ये बजट और इस बजट का फोकस वो हेडलाइन वाला बजट ये रहेगा या फिर बुनियादी तौर पर जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए फाइनल डिटेल्स वाला ये बजट रहेगा? इस पर आप जवाब दीजिए। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं और पिछली बार वो मंत्रालय जिसे सबसे ज्यादा बजट दिया गया था, मंत्रालयों में सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है वो रक्षा मंत्रालय के लिए ही किया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल बजट का एक्सपेंडिचर 13.4% था जो रक्षा बजट के लिए रखा गया था। मनोरंजन जी, हेडलाइन बजट या फिर फाइनल डिटेल वाला बजट? हेडलाइन बजट होगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष महत्व होगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक बार फिर से पुश मिलेगा। हेडलाइन बजट होगा जी। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया पे भी विशेष बल हो सकता है। लेकिन मेक इन इंडिया की तो दिक्कत है ना। मेक इन इंडिया पर फोकस कब से है, लेकिन वो मेक इन इंडिया वाला जो शेर है और वो किस तरीके से वो पहियों से बना हुआ, चक्कों से बना हुआ वो शेर है, लेकिन वो घूम नहीं पा रहे हैं, उस रूप में वो नहीं घूम पा रहे हैं। महेश्वरी बात कर रहे थे, रिफॉर्म्स में 4 चीज़ें बिल्कुल क्लियर चाहिए जो रिफॉर्म के डिब्बे की हमने बात की थी। सबसे पहला काम है कि हमें एलोकेशन से हटके हमें क्वालिटी पे जाना है। हमें ये नहीं बात करनी कि 4% था बजट है, 6% था या 6.5% था। हो सकता है अगर हम 4% को रिसोर्सेज को ही ढंग से यूज़ करें तो शायद उसका रिजल्ट अच्छा था। तो पहला हमारे को अपना डिस्कशन या हमारे को गवर्नमेंट का डिस्कशन या एक जो पाथ है वो फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी डालना है। ये पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। जो आदमी डिसीजन ले रहा है उसका क्या अकाउंटेबिलिटी है। अगर हम हाई पिच इनकम टैक्स के असेसमेंट की बात करें, वो 50-100 करोड़ रुपए एडिशन हो जाती है जो पहली अपील में ही छूट जाते हैं। अगर आप इवन लॉ की बात करें, 3-3 साल लोगों को जजमेंट नहीं मिलता, उसके बाद वो अपील से छूट जाते हैं, उनका 3 साल कैरियर खत्म हो गया।
तो कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस सिस्टम में। तो दूसरा रिफॉर्म्स का जो सबसे मेजर मुद्दा है वो हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि निवेशक डरा हुआ है, इस वजह से वो निवेश नहीं कर रहा है। उसका डर दूर करने की सरकार को जरूरत है, तभी जो है वो प्राइवेट निवेश हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है। थर्ड इससे और भी इंपॉर्टेंट इशू है हमारा ओवरऑल लीगल सिस्टम, जहां कमर्शियल डिस्प्यूट हमने 3 बार चीज ट्राई करी। हम रेरा लाए, उसके बाद सरफेसी के बाद चेंज हुआ। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं संसद भवन परिसर। तस्वीरें आपके सामने हैं, माफ कीजिएगा सर मैंने आपको बीच पे रोका। और लगातार यहाँ पर जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। 10:24 अभी समय हो रहा है। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में ही बजट पर मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक में बजट पर मुहर लगेगी। और उसके बाद देखिए किस तरीके से अब महज 35 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है और 35 मिनट के बाद देश का बजट देश को समर्पित कर देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। महेश्वरी जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी प्लीज यस। जो शेयर मार्केट की और उसकी बात कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्रीज अपना जो पैसा है, जो उनको पैसा मिल रहा है या जो पैसा आ रहा है, वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में लगाने के बजाय ऐश्वर्या जी की सेवा में लगा रहे हैं? बाजार में निवेश कर रहे हैं क्या, या विदेश में लेकर जा रहे हैं निवेश के लिए? जो थर्ड पॉइंट था, जैसे हमने आईआरपी की बात कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, पिछले 2 साल में कितने केस सेटल समझा कि इनके सवाल का जवाब दिया? मैं नहीं आऊंगा मैं आई थिंक मैं अपनी लय से चल रहा हूँ। लेट मी फोकस ऑन द, बिकॉज हम रिफॉर्म समझ नहीं पा रहे हैं कि रिफॉर्म से हमें चाहिए क्या। हम बात तो कर रहे हैं रिफॉर्म चाहिए, लेकिन रिफॉर्म की मंजिल क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं। जब तक स्टेप्स और मंजिल को नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा सबसे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था, लीगल सिस्टम को दुरुस्त करना। हमारे यहाँ आज भी बड़े बड़े लोग सिंगापुर में जाके आर्बिट्रेशन करा रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने 2 बार डिक्लेयर किया कि हम सिंगापुर की तरह बहुत अच्छा कमर्शियल आर्बिट्रेशन यहाँ देंगे। गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, कमर्शियल कोड लाए और 2 साल मैक्सिमम सीलिंग रखी गई कि 2 साल में कमर्शियल डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन 5% भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो हमारी कहनी और करनी में अंतर है। रिफॉर्म्स को अकाउंटेबिलिटी और लीगल रिफॉर्म्स को करना है। फोर्थ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टेबिलिटी। एम्बिग्विटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। आप वीडियोकॉन और आइडिया के केस को देख लीजिए, 2003 से चल रहा है, अभी तक पूरा पैंडोरास बॉक्स खोलकर यहाँ पर रख दिया। मतलब आपके हिसाब से तो इतनी दिक्कतें हैं, इतनी रिफॉर्म की जरूरत है। और ये सर एक सेकंड सर, बिल्कुल महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए ना, आप कब से सरकार की कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, जो निजी निवेश है, उसको बढ़ाया जाए, लेकिन वो निजी निवेश जो है वो अर्थव्यवस्था में आ ही नहीं रहा है। दरअसल निजी निवेश अर्थव्यवस्था में नहीं आ रहा है और इसी वजह से जो जीडीपी है वो 8% तक टच नहीं कर पा रही है। अगर ये निजी निवेश, और उस निजी निवेश के लिए वो रिफॉर्म की जरूरत है। और यहां पर महेश्वरी जी के हिसाब से वो रिफॉर्म तब आएगा जब भरोसा निजी निवेशक को होगा, और भरोसे के लिए ये बुनियादी कदम है, ठोस कदम है जो सरकार को उठाने होंगे। तो इस दिशा में वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह से परे हटकर पहले भरोसा तो दीजिए आप अपने निवेशक को। इस दिशा में आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाया जा सकता है? इकोनॉमी जो है उसको मजबूत करने के लिए, जैसे महेश्वरी जी भी कह रहे थे। जरा सा आपको रोक रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जिस समय संसद भवन परिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और कैबिनेट की बैठक के लिए वो जा रहे थे, उस समय की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, करीब 10 बजे संसद भवन परिसर पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर संसद भवन परिसर के भीतर की, जब वो कैबिनेट की बैठक के लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही कैबिनेट की बैठक होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही कैबिनेट बजट पर मुहर लगाएगी और देश का बजट 11 बजे देश के सामने होगा। महज आधे घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। 10:28 अभी हो रहा है और 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और फिर निर्मला सीतारमण देश का बजट देश को समर्पित कर देंगी। आइए कुमार जी, जो कोर इकोनॉमी की जो बात हो रही थी, लाइसेंस परमिट राज की अभी थोड़ी देर बाद पहले बात हो रही थी। आज की डेट में भी कोई भी निवेश, एक फैक्ट्री लगाने के लिए आपको हजारों जगह से आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आपको हजारों जगह से एक, देयर इज नो सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। ये सब चीजों में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन लगाइए और एक एप्लीकेशन लगाते ही आपको सारी की सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। सारी राज्य सरकारें, जैसा अभी महेश्वरी जी बोले, सिंगापुर, मुंबई, सभी जगह के कसरत की, दावोस में भी अभी गए हुए थे। दिक्कत तो अभी दावोस भी गए हुए थे। जितनी राज्य सरकारें हैं और जितनी राज्य सरकारें अपने यहाँ ये जो इन्वेस्टमेंट मेले लगाती हैं और इनके अंदर जितने एमओयू साइन होते हैं, अगर उतने एमओयू जो है वो साकार हो जाएं और सब जमीन पर उतर जाए, तो फिर तो मतलब कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी। हमें ये भी नहीं बताया जाता कि जो एमओयू साइन करा के वो आ रहे हैं, उसमें डेडलाइन क्या है? नहीं, उसकी डेडलाइन क्या है, कब आ रहा है इन्वेस्टर? डावोस में साइन कर रहे हैं। ठीक है, आइए। मैं कह रहा था, बंबई के लोग
बंबई से एक ही हवाई जहाज में बैठ के डावोस में जाके साइन कर रहे हैं, इसका तो शायद कोई नहीं, तुक तो ये नहीं रिफॉर्म बैठता की है। अभी जो महेश्वरी जी ने बात कही है, आप मुझे बताइए वो दो सॉलिड स्टेप्स क्या हो सकते हैं रिफॉर्म की दिशा में, सॉलिड स्टेप्स। लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, महज आधे घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। 10:30 बज रहा है और 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो वित्त मंत्री से कहेंगे कि आप बजट देश के सामने रखिए। आइए सर। दो चीजें कह सकता हूं, एक तो डीक्रिमिनलाइजेशन कि आप पीनल पेनल्टीज ना लगाएं, डीक्रिमिनलाइजेशन और वॉलेंट्री आप उसको कर दे कि जो पैसे लगाना चाहते हैं वो वॉलेंटरी रूप से रेगुलेशन के अंदर आए। ये ना हो कि कोई एक इंस्पेक्टर पहुंच के आपके प्रेमाइसेस की जानकारी ले रहा है। आज की डेट में आप एक खाने का अगर आप डर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए निवेशक में डर है, महेश्वरी जी ने वो कहते हैं ना बिल्कुल वो लाख टके की बात एक तरीके से यहां पर रख दी है। भाटी साहब, गलती या फिर जानबूझकर की गई गलती जो चूक की वजह से हो गई या फिर बदनीयती से की गई गलती, भाई इसको कोई डिफाइन करने के लिए या इसके बीच में एक रेखा बनाने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। और इसी वजह से जो निवेशक है वो डरता है कि अगर गलती हो जाएगी तो फिर उस पर तो पता नहीं एक के बाद एक क्या क्या कार्रवाइयां होने शुरू हो जाएं, वो क्यों निवेश करेगा। बिल्कुल, आपको अकाउंटेबिलिटी तो रखनी ही पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले सरकार की आती है। सरकार ही वो अफसरशाही को कंट्रोल करेगा और किस तरह से, और उस एक लीगल सिस्टम प्रॉपर वो बनाएगा कि किस तरह से उनके डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किया जाए और एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्ड है। आप एक केस के लिए कुछ अलग डिसीजन लेते हो, दूसरे के लिए अलग, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट्स और कोर्ट्स में केसेस चले जाते हैं। वो एक बड़ा चैलेंज है और ये लेके आना पड़ेगा। लेकिन जो आप एक अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि विपक्ष ने इसको खारिज कर दिया, तुरंत खारिज कर दिया। अरे विपक्ष 11 साल से देख रहा है, जब आपने इतने सालों में कुछ नहीं करा तो क्या हम खारिज करने, हमें पता है ना क्या हो रहा है। कूद के पार पालने में नजर आ रहे हैं। फिर से याद दिला रही हूं, टैक्स एक्सपर्ट हैं आप, अभी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बजट से पहले शुभ संकेत आने शुरू हो गए हैं। बाजार जो गिरावट के साथ खुला था, अब बाजार में तेजी, और बाजार जो है वो 200 अंक ऊपर चढ़ चुका है। ये अभी की बड़ी खबर है। आज बजट वाला दिन, और जैसा कि महेश्वरी जी ने बताया था कि परंपरा ये बन गई है पिछले कुछ सालों में, बजट वाले दिन बाजार गिरावट के साथ ही खुलता है। आज भी वैसा ही हुआ, बाजार गिरावट के साथ खुला। लेकिन देखिए किस तरीके से करीब सवा घंटे के कारोबार में ही बाजार में ये बढ़त बननी शुरू हो गई है। 200 पॉइंट ऊपर बाजार पहुंच चुका है और इस बीच बजट आने में महज 28 मिनट का इंतजार बाकी है। जल्दी से जरा मनोरंजन जी का रुख करते हैं। मनोरंजन जी, वो मूलभूत रिफॉर्म, सिर्फ मुझे एक रिफॉर्म बताइए जो आज बजट में होना ही होना चाहिए आपकी नजर में। मेरा ख्याल है इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्सेशन में भी कुछ मूलभूत सुधार हो सकते हैं। टैक्सेशन में क्या मूलभूत सुधार हो, यही तो आपसे मांग रही हूँ राय। डायरेक्ट टैक्सेस में उसके रेट्स में थोड़ी और कमी हो सकती है और जीएसटी के दरों में और उसके स्लैब्स में, दोनों में बदलाव संभव है। मैं समझना चाह रही थी कुमारदीप, वो जीएसटी के स्लैब्स को लेकर बदलाव वो बजट के अंदर होगा या वो जीएसटी काउंसिल वो तो तय करती है ना? बिल्कुल आप सही कह रही है कि ये बजट के दायरे से बाहर है। लेकिन एक किसी डायरेक्शन अगर आप कह रहे हैं कि कैसे निवेश आए, तो वो निवेश के लिए वो डायरेक्शन दिया जा सकता है कि वी विल लुक इनटू इट, हाँ, कि हम जीएसटी में जो सुधार है। तो मेरे ख्याल से पेट्रोल डीजल की कीमतें और उनको लेकर भी, टैक्स को लेकर भी दिया जा सकता है, वैट वगैरह को लेकर। पेट्रोल डीजल तो वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही स्टेट फाइनेंसेस है। मैं सबसे पहले कहा कि इंडस्ट्री में होना चाहिए, लेकिन जो बात इंडस्ट्रीज के साथ है उनको भी थोड़ा सा ऑनेस्टली देखना चाहिए कि जो इंटर्नशिप स्कीम का हमने बताया बात, तो वो फेल क्यों हुई? वो सरकार की वजह से फेल नहीं हुई, वो इंडस्ट्री का कॉर्पोरेशन नहीं था। क्योंकि वो अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं सोचते। 99% वो इंटर्नशिप योजना फेल हो गई क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर ने उसमें सपोर्ट नहीं किया। और फिर दूसरी बात जो मैंने कहा कि आप अपना पैसा इंडस्ट्री में नई यूनिट बनाने में नहीं लगा रहे, आप शेयर मार्केट में लगा रहे, तो वो कैसे होगा? और तीसरा, एनपीए कैसे बढ़ रहा है? तो इन सब की जिम्मेदारी तो इंडस्ट्रीज की है ना। केवल सरकार पर सारी की सारी जिम्मेदारी डाल देना और ये कहना कि हम लाड साहब हैं, आप जब करेंगे तभी हम ये काम करेंगे। भारतीय जो निवेशक है, जो इंडस्ट्री है, मतलब वो राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। वो सिर्फ अपनी जेबें भरने पर लगा हुआ है। जहां उसको दिख रहा है पैसा बनेगा, इजी मनी, बस वो वहां पर ही फोकस कर रहा है। देखिए इस फिनोमिना को, जो मेरा लास्ट पॉइंट रह गया था, क्राउड इन एंड क्राउड आउट मैनेजमेंट। क्राउड इन जो हमारी इंडस्ट्री है कब फ्लॉक टुगेदर करेगी, कब आएगी, ये चार चीज़ें तो आएंगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ जब भी होगा जब उन्हें स्टेबिलिटी और डिमांड की विजिबिलिटी नज़र आएगी। अगर आपको दो पैसे नज़र आएंगे जहाँ, मनी अपने आप वहाँ जाएगी। तो मनी हमेशा कहाँ बहेगी? जहाँ पे धरातल जैसे पानी जाता है, जहाँ ढलान होगी वहाँ जाएगी।
अगर मनी आपको, मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, लाइक AI की बात है, आज मैं हार्डवेयर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि 2 साल बाद होता ही चिप चले ही ना, चिप आउटडेटेड हो जाए, मैं कैसे लगा सकता हूँ इंडस्ट्री? विजय जी वो बात ठीक है, वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या महेश्वरी जी तो जानते हैं एंटरप्रेन्योर का सबसे पहली लाइन है रिस्क है तो इश्क है। अब बिना रिस्क के करें तो सरकारी नौकरी कर लीजिए। यहाँ पर रिस्क लेना चाह रहा है और मुझे लगता है जो प्राइवेट निवेशक है, एक सेकंड से, जो प्राइवेट निवेशक है वो बिल्कुल दुधमुआ बच्चा बन चुका है। मतलब हर बजट दर बजट जो है वो सरकार दूध की बोतल लगा रही है, लेकिन फिर भी वो बढ़ नहीं पा रहा है। फिलहाल क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव बजट के दिन, बजट आने से पहले सुनाते हैं। तरीके से आज के बजट को आप देखते हैं, आप कितनी उम्मीद है? ये बजट जो बीजेपी का है, जिस सरकार और बीजेपी से ही नहीं उम्मीद है तो उसके बजट से क्या उम्मीद होगी? और अच्छा बजट वो है जो गरीब की तरक्की, खुशहाली और उसके चेहरे पे मुस्कान लाए। ये बजट अपने आप सेट करता है बीजेपी अपने लोगों को। ये सेट करने वाला बजट होता है, अपने लोगों को कैसे ज़्यादा मुनाफा पहुंचाएं, अपने लोगों को कैसे और ज़्यादा तरक्की कराएं। उत्तर प्रदेश से क्या उम्मीद है आपको लगता है? उत्तर प्रदेश, देखिए, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी अटल जी पहले बने थे भारतीय जनता पार्टी के। मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा था कि उनके गांव से होकर के चंबल एक्सप्रेसवे एक बनेगा, तो चंबल एक्सप्रेसवे के बाद एक नाम और उन्होंने रखा, लेकिन आज तक नहीं दिखाई दे रहा, वो हवा में बन रहा है, जमीन पर नहीं है। और फिर अगर आपने वीबी राम जी नाम रख दिया है, वीबी जी राम जी कर दिया है, राम जी को आप कहाँ बैठा रहे हो? आखिरी रो में बैठा रहे हो। जिन राम जी को देख देख करके हम लोगों ने रामायण समझी, देखी, समझी, उन राम जी को कहाँ बैठा रहे हो आप? आखिरी बेंच पे। उन्हें बैठाना चाहिए प्रधानमंत्री जी के बगल में, तब हम मानेंगे कि ये सच्चे राम भक्त थे। अगर हमारे टीवी वाले राम जी को आगे नहीं बैठाते हैं तो इसका मतलब ये धोखा दे रहे हैं। और फिर बजट यूपी का कम हो गया उसमें। आप बताइए, 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई और दिल्ली ने अपना शेयर कम कर दिया, तो विकास कितना होगा यूपी में? दूसरा, मेट्रो बनाने की दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने गोरखपुर में नहीं बनाई मेट्रो, तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री क्षेत्र में क्यों बनने दें? और फिर जो माँ गंगा को लेकर के जो बहुत सपने दिखाए गए थे कि हम गंगा को साफ कर देंगे, आप बताइए, हिंडन रिवर साफ हो गई, काली नदी साफ हो गई क्या? यमुना का हाल दिल्ली से लेकर के मथुरा, आगरा में क्या है? आपकी जो बनारस में नदी है उसका हाल क्या है? आप कह रहे हैं नदियों से हम पानी का जहाज चलाएंगे, नदियाँ ही साफ नहीं है आपकी। थैंक यू सो मच। अखिलेश यादव जी हमसे बातचीत कर रहे थे और उनका कहना है कि बजट से कोई उम्मीद इस बार नहीं है और उत्तर प्रदेश। तो सुन रहे हैं आप, इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है पहले से ही बजट वाले दिन बजट से पहले क्या लाइन बोलनी है। वही बात प्रियंका गांधी बोल रही थी, वही अखिलेश यादव दोहरा रहे, बजट से कोई उम्मीद नहीं। अखिलेश यादव तो और आगे बढ़ गए, बोल रहे हैं ये रिफॉर्म वाला नहीं है तो डिफॉर्म वाला बजट आने वाला है। और उन्होंने तो आरोप भी लगा दिया कि साहब बजट के जरिए बीजेपी और कुछ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को सेट करने का काम करती है। तो ये राजनीति, ये भी मुझे लगता है शुक्ला जी अपने आप में पहली बार देखने के लिए मिल रहा होगा कि बजट वाले दिन, बजट के बाद तो प्रतिक्रियाएं देखी है हमने इस तरीके की तीखी विपक्ष की तरफ से, लेकिन बजट से पहले ही, इससे पहले तो चलन यही रहा है कि विपक्ष के नेता भी उम्मीद जताया करते थे, इस बार तो कोई उम्मीद ही नहीं है। नहीं, देखिए, विपक्ष ये तय करके बैठा हुआ है कि हमें विरोध के कोई भी तरीके छोड़ने नहीं है। ये पहली बार हो रहा है ना, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि बजट से पहले ऐसे आप खारिज कर रहे हैं बजट। बिल्कुल सही है, बजट के बाद हमेशा से प्रतिक्रिया है, बजट के पहले प्रतिक्रिया कभी विपक्ष के नेताओं ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बजट आ जाने दीजिए, उसको देखने के बाद हम अपनी राय जाहिर करेंगे। पहली बार इसलिए आया क्योंकि अब ये स्थितियां हो गई कि हमें सरकार की किसी भी तरीके से विरोध का कोई रास्ता बंद नहीं करना। अखिलेश जी जिस चंबल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, मैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कवर करता हूँ, मुझे पता है उसका अलाइनमेंट हुआ था, लेकिन क्योंकि वो बीहड़ क्षेत्र जो अपने आप में एक अलग तरह का क्षेत्र है, उस पर एनजीटी ने रोक लगा दिया, जिसके चलते अब नया अलाइनमेंट हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में बजट वाले दिन समाजवादी पार्टी के सांसद जो है वहां प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बजट वाले दिन समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। तैयारी है तो दूसरी तरफ हो रहा है विरोध प्रदर्शन, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है। और मांग क्या है? कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं, जनता के लिए हो बजट, बजट फॉर द पीपल नॉट फॉर द कॉर्पोरेट्स। और ये मांग लेते हुए यहाँ पर ये विपक्ष के कुछ सांसद, जिसमें अखिलेश यादव भी हुए शामिल, और साफ तौर पर कहना यही है, देखिए यहाँ पर मैसेज यही है कि कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं, जनता के लिए हो बजट और निर्माण करो। तो साफ तौर पर बजट को लेकर के सदन के अंदर तो बजट पेश होगा ही, लेकिन बाहर राजनीतिक बयानबाजी और कुछ इस तरीके का प्रदर्शन भी नजर आ रहा है। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।
तो समाजवादी पार्टी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, कॉर्पोरेट के लिए नहीं जनता के लिए बजट हो। यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि साहब कॉर्पोरेट जो भारतीय निवेशक है वो कैसे निवेश करे, कैसे उसको और ये आगे बढ़ाया जाए, पुश दिया जाए। अब यहाँ विरोधाभास आप देख लीजिए। ऐसे में विपक्ष की तरफ से इस बार ये जो मोर्चा संभाला गया है, बजट वाले दिन, बजट आने से पहले जरा जल्दी से विजय जी से एक रिएक्शन लेते हैं। विजय सर, इसको हताशा क्यों न मान लिया जाए विपक्ष की कि साहब आर्थिक सर्वेक्षण आया है, वो बता रहा है दुनिया में इतनी उथल पुथल है, बावजूद उसके भारत जो है वो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, महंगाई का मोर्चा, आप बेरोजगारी का मोर्चा, सब मोर्चों पर आंकड़े देखिए आप, हर तरफ बल्ले बल्ले। तो ये विपक्ष की हताशा क्यों न मानी जाए? विपक्ष को लग रहा है कि वो जो टोन सेट करना चाहता है पार्लियामेंट में वो नहीं हो पा रही, और बजट से पहले इस टोन को सेट किया जाए कि कॉर्पोरेट, हालांकि मैं अभी कॉर्पोरेट की चर्चा ही कर रहे थे कि वो लाट साहब है, लेकिन कॉर्पोरेट को सपोर्ट भी जनता का सपोर्ट होता है। हाँ। बिना कॉर्पोरेट, ये सारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल इंडिया, सब चीजें यदि उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसको भी आएगा अगर कॉर्पोरेट को आप सपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सेक्टर तो वही है, प्राइवेट सेक्टर, जो रोजगार दे रहा है। आज तो सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है, तो जब तक उसको मदद नहीं मिलेगी, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात फिर से हम बार बार कर रहे हैं, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं भाटी साहब से जरा एक रिएक्शन लेते हैं। भाटी साहब, मतलब यही हमारा दो मुआपन है और विपक्ष जो है यहाँ पर यही डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहा है। मतलब एक तरफ बेरोजगारी को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेंगे, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट उसको विलन आप दिखा दो। अब यही तो वो मूलभूत रिफॉर्म की बात कर रहे थे महेश्वरी। मैं आपको अभी सुना देता हूँ। 2012 में पहले बजट 1 मार्च को आता था। मैं 24 फेब की मोदी जी की बिफोर प्री बजट उन्होंने क्या कहा था वो अगर आप सुन लेंगे, थोड़ा सा लंबी है वीडियो, लेकिन आप कहते हैं क्रिटिसाइज नहीं करते। आपने कहा ना ये दो मायापन है कि किस तरह से आप सिलेक्टिव विपक्ष को घेरती हैं और किस तरह से जो मोदी जी 2012 में। और दूसरी बात, मैं आपसे जानना चाहती हूं, दुश्मन है क्या कॉर्पोरेट देश का? तो फिर कॉर्पोरेट के लिए नहीं, आम जनता के लिए हो, ये फर्क क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रही हूं आपसे, ये फर्क क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूं। जब आप बजट का फोकस स्टॉक मार्केट पे रखेंगे, बजट का फोकस खेत कल्याण पे जाएगा। जब आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे नहीं जाएंगे, एग्रीकल्चर को स्ट्रांग नहीं करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी वर्कफोर्स लगी हुई है, जो सबसे बड़ा आपका जीडीपी का शेयर रहा था और सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है आपकी, आप उसको ही ठीक नहीं करेंगे। तो स्टॉक मार्केट से देख के आप अगर बजट बनाएंगे तो आपको ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी जैसा आप आज खा रहे हैं। नहीं सर, अगर आप ये बात कहते हैं तो मुझे कुमारदीप के पास चलना पड़ेगा। एक सेकंड, कुमारदीप को सुन लीजिए। कुमारदीप, मतलब कॉर्पोरेट का मतलब शेयर बाजार हो गया क्या? कॉर्पोरेट का मतलब शेयर बाजार हो गया? इंडस्ट्रीज के लिए किया गया। एक सेकंड, कृषि राज्य मंत्री का बयान आ रहा है, कृषि राज्य मंत्री का बयान आ रहा है, सुनाइए जरा। केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हमारे साथ में। भागीरथ जी, किसानों को क्या मिलने जा रहा है? बस एक किसानों को, किसान, मजदूर, गांव, गरीब, सब समाज को, सभी के लिए बजट एक बहुत ऐतिहासिक बजट पेश होगा। तो क्या खास, तो ऐतिहासिक बजट रहेगा किसान मजदूर सबके लिए, कहते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। मजदूर, गांव, गरीब, ये आप सुन रहे थे कृषि राज्य मंत्री को। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है आज के इस बजट में। लेकिन बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने तो मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी तो वहां पर इस पूरे बजट को कॉर्पोरेट वर्सेस आम जनता वाला बजट बनाने की कोशिश कर रही है। क्या इस नजरिए से अगर देश का राजनीतिक जो वर्ग है वो बजट को देखेगा तो फिर देश में समावेशी विकास मुमकिन हो पाएगा? कुमारदीप। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब तक हम अभी तक निजी निवेश की बात कर रहे थे, जब तक द पावर ऑफ द एनिमल को अनलीश नहीं किया जाएगा, और वही एनिमल आपके गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग या गिग वर्कर्स, अभी हम बात कर रहे थे करीबन 1.5 करोड़ गिग वर्कर्स इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? 1.5 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। तो हमें ये जो निजी निवेश है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कॉर्पोरेट वर्सेस आम आदमी का बजट अगर आप उस तरीके से देखें तो ये तो मतलब सरकार पर दबाव बनाना हो गया ना। अगर आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट वर्सेस आम जनता, अगर विपक्ष इस तरीके की बात कर रहे हैं तो सरकार पर दबाव बना रहे हैं आप। कॉर्पोरेट्स, आई एग्री विथ हिम दैट डेमोनाइजिंग कॉर्पोरेट वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो साथ में मिलके चलना है, पब्लिक और प्राइवेट। अभी बात हो रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। So that should be the spirit. Villainizing corporate is not an option for India. Absolutely. अगर आप विलन बना देंगे कॉर्पोरेट को तो फिर भारत विकसित भारत का सपना साकार कैसे करेगा? यही तो मुद्दा है ना। शुक्ला जी, कॉर्पोरेट इतना खराब था तो यूपीए के टाइम पे सेज क्यों लाया गया? नहीं लाया जाना चाहिए था। प्राइवेट सेक्टर को क्यों आमंत्रित किया गया? और यूपीए के टाइम पे ही दादरी में एक बड़ी जमीन दी गई थी, आप सबको पता है। कोर्ट से भी स्टे नहीं होता, कोर्ट से निर्णय नहीं होता। आज उस जमीन की कीमत 45,000 करोड़ से ज्यादा की है।
तो इसलिए तब सेज अच्छा था, और आज यदि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो खराब है। तो मुझे लगता है दोहरी नीति अपनाना ठीक नहीं है। बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से दोहरी नीति अपनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो वहां पर बाकायदा प्रदर्शन कर रही है, कॉर्पोरेट वाला नहीं, आम जनता वाला बजट हो ये कहकर। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बजट पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और बजट पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। अब बस 15 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट देश को समर्पित कर देंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल भी। मीसा भारती क्या कह रही है, पहले जरा ये सुना देते हैं आपको। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मीसा भारती जी। मैम, बजट से कोई उम्मीद? नहीं, बजट से तो मुझे नहीं लगता है इतने सालों में कोई जनता को राहत मिली नहीं है। स्पेशली महिला हूँ तो महिलाओं को भी कोई महंगाई से कोई राहत नहीं मिली है। तो देखते हैं आज बजट में क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग अपनी बात को आप सबसे एक महिला होने के नाते आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ खास हो सकता है? अब देखते हैं बजट में क्या। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, महिलाओं को और युवाओं को कोई खास राहत मिली नहीं है बजट से। बट आज देखते हैं बजट कैसा रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस भी हैं, तो उस तरह के वादे करती है कि नहीं ये सरकार, ये देखने वाली बात है। तो साफ तौर पर चुनाव में जो है, कई राज्यों में चुनाव है। बिल्कुल, तो आपने मीसा भारती को सुना है, वो कह रही है कि साहब ज्यादा उम्मीद है नहीं बजट से, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या होने वाला है। युवा, महिला, किसान, गरीब, किस पर इस बजट का फोकस होगा। महज 15 मिनट का इंतजार बाकी। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और फिर देश का बजट देश के सामने होगा। आदेश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। क्या उम्मीद करें आज के इस बजट से, आपकी उम्मीद क्या है? देखिए, बाहर ना बूंदाबांदी हुई है सुबह सुबह, तो थोड़ी सी छींटे सरकार हमारा भी डाल दे, आप पे, मेरे पे, रोजगार पैदा। कैसे टैक्स में रिलीफ? टैक्स में रिलीफ दे दे। पिछली बार तो 12 लाख और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12 लाख तो 9 करोड़ से रोमाना 9 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं आज की डेट में। वो संख्या भी तो बढ़ी है, तो उनको और मोटिवेट कीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल टैक्स पेयर्स की संख्या तो कम है। उनको और मोटिवेट कीजिए ना, हो सकता है अगले साल 12 करोड़ हो जाए। तो मुझे लगता है थोड़े छींटे आम आदमी पड़ने चाहिए, जैसे बाहर पड़े सरकार के छींटे, ताकि महंगाई कम हो, रोजगार को लेकर चीजें सामने आए। और जिस तरीके से जी राम जी जो बनाया है मनरेगा का जो बजट है, वो जो देखना कितना इंटरेस्टिंग पार्ट होगा वो कि सरकार उसका बजट कितना बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि ज्यादा डिपेंडेंट हो गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। जरा सा रोक रही हूँ, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आ रही है आज बजट से पहले। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हमारे साथ में है। संजय जी, कोई बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या राहत मिलेगी और आपकी क्या मांग रहेगी? देश की तरक्की का जो पैमाना है वो नौजवानों को रोजगार, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और महंगाई से राहत, किसानों को उसके फसल का दाम दोगुना मिले। तो ये एक आम लोगों की इस देश के अंदर उम्मीद है। लेकिन सरकार ने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था। 24 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, उसका क्या खाका आप इस बजट में तैयार कर रहे हैं? महंगाई से राहत देने का क्या खाका आप तैयार कर रहे हैं? आपने इस देश के आम लोगों की आय बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई, क्योंकि मनरेगा जैसी स्कीम को आपने मार दिया। तो ये सब तमाम उम्मीदें हैं। सरकार क्या इस पर कर रही है, देखिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना बजट का हिस्सा खर्च करेंगे वो देखने वाली बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना बजट का हिस्सा खर्च होगा वो देखना होगा। मनरेगा तो सुन रहे थे आप संजय सिंह को, और जल्दी से आपको बताते चले यहाँ पर मुश्किल से 13 मिनट का इंतजार रह गया है और उसके बाद देश का बजट देश के सामने होगा। यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं और देखिए अब स्टूडियो से भी हमारे ये मांग जो है वो खुलकर सामने आ रही है कि सरकार टैक्स में और राहत दे। दिल मांगे मोर, मैंने पहले ही कहा था, पिछली बार सरकार ने भर भर कर झोली भरी थी, टैक्स रिलीफ दिया था मिडिल क्लास को। 12 लाख आय और साथ ही 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और जोड़ दिया जाए उसमें, तो मतलब 12,75,000 तक की आय जो है वो सरकार ने टैक्स फ्री कर दी थी। अब इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि साहब वो बढ़ा दी जाए, उसकी सीमा वो 75,000 से 1 लाख कर दिया जाए, मतलब 13 लाख तक की जो आय है वो कर मुक्त कर दी जाए। लेकिन यहाँ हमारे साथ जो नए मेहमान आए हैं आदेश, उन्होंने दिल खोल कर कहा है कि कम से कम 15 लाख या 16 लाख तक की जो आय है वो कर मुक्त की जानी चाहिए सरकार की तरफ से। आदेश, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से टैक्स पेयर की संख्या बढ़ी है उसको और बढ़ाना सरकार को, तो आप लोगों को मोटिवेट कीजिए, टैक्स में राहत दीजिए, क्योंकि इस देश में टैक्स पेयर्स की संख्या जब से मुझे लगता है कि यूपी के समय में लगभग
3 करोड़ के आसपास थी, लगभग इन 11 सालों में संख्या बढ़ी है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप लोगों को मोटिवेट कीजिए और उसका एकमात्र तरीका ये है कि टैक्स रिलीफ लोगों को मिलना चाहिए, महंगाई थोड़ी कम कीजिए। मनोरंजन सर हमारे साथ मौजूद है। मनोरंजन सर, और इसमें स्पेसिफिकली कुछ ग्रुप्स जिस तरीके से जो पेंशनर्स हो गए उनको ज्यादा टैक्स रिलीफ में छूट दी जा सकती है, या पहले एक समय में महिलाओं को भी थोड़ा बेनिफिट अलग से मिला जाता था, तो फिर महिलाओं को लेकर कोई अलग से कदम सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है क्या? आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है महिलाओं के ऊपर, पेंशनर्स के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी कुछ राहत दी जा सकती है, क्योंकि विगत कुछ समय में डिपॉजिट्स के रेट्स में काफ़ी गिरावट आई है, उससे पेंशनर्स को, फिक्स्ड इनकम ग्रुप को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम लोग ऐसी भी उम्मीद करते हैं कि युवा के ऊपर। लेकिन बचत तो बाजार में जा रही है ना, बचत तो बाजार में जा रही है महेश्वरी सर, बचत तो निकल रही है बैंकों से और वो बाजार में पहुंच रही है सर। एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर का इसका काफ़ी उनके ऊपर दबाव है कि ये पैसा म्यूचुअल फंड में क्यों जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड की रिटर्न बहुत अच्छी रही थी, इस साल भी, जबकि मार्केट में इतना उतार चढ़ाव रहा। अगर हम पिछले बजट से आज तक की बात करें तो करीब 9% की रिटर्न है, जबकि बैंक में 5% की एफडी है। लेकिन इसमें एक जो मुद्दा रह गया है शायद नेशनल पेंशन स्कीम। मुझे लगता है पेंशन का यूपीएस की बात हुई, यूपीए कभी यूनाइटेड देंगे, अलग देंगे, न्यू देंगे, एनपीएस देंगे, ओपीएस देंगे, तो इन सारों में मुझे लगता है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव आने वाला है। और मुझे लगता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम पिछले 6 महीनों से थ्रू सर्कुलर्स काफ़ी उसको चेंज किए, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंज की उम्मीद है, मुझे लगता है कि पेंशन पॉलिसी के ऊपर एक बड़ा रिफॉर्म्स आने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सर। एनपीएस को लेकर क्या इस बजट में कोई बड़ी घोषणा होगी, इस पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले शुक्ला जी को जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से। मैं आऊंगी सर आपके पास। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही है, सुनाते हैं। मेरे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं। आज बजट आने वाला है, बजट से क्या उम्मीद है आपको? इस सरकार से ही कोई उम्मीद नहीं तो बजट से क्या उम्मीद रहेगी? गिला करें वो जिन्हें तुमसे कोई उम्मीदें थी, हमें तो खैर तेरा एतबार था ही नहीं। 11 बार बजट पेश होते हुए हमने देख लिया है कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ होता ही नहीं, जनता के लिए कुछ होता ही नहीं। उद्योगपतियों का बजट आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या निकलता है वित्त मंत्री के पिटारे से। इतनी नाउम्मीद क्यों है आप? सरकार ने नाउम्मीद कर दिया है, पूरे देश को नाउम्मीद किया है। अब तो बजट से ज्यादा बाकी फाइलें देश के सामने दिख रही हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि आर्थिक विकास को गति देने वाला, आर्थिक सुधार को गति देने वाला बजट होगा। पहले बजट आए उसके बाद चर्चा करते हैं। हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछली तमाम बार जब बजट आया है ऐसे ही दावे किए, चीनी और दही खा करके वित्त मंत्री महोदय आई और बाद में चीनी और दही का रेट बढ़ा के चली गई। थैंक यू सो मच। इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे। संसद भवन से मोहित राज दुबे। प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे, कह रहे गिला तो वो करे जिसे कोई उम्मीद हो, तो अब उम्मीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी गिला जो है पूरे गिलाओं की लिस्ट लेकर, मतलब शिकायतों की फहरिस्त लेकर वो वहां पर मौजूद थे। शुक्ला जी को जोड़ना चाह रहे थे। टैक्स छूट को लेकर मुझे एक पुराना फिल्म का गाना याद आता है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो यदि आप वास्तव में छूट दे देते हो तो बाजार में पैसा आएगा। तो गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए, ये तो पिछली बार जब सरकार ने टैक्स रिलीफ दिया है उसके बाद करके दिखा दिया ना। प्राइवेट कंजम्पशन इतना बढ़ा दिया जनता ने कि वो टैक्स की मार, विदेशी उथल पुथल, जितनी जियोपॉलिटिक्स हो रही है उसके चक्कर में जो तनाव था उससे देश बचा कैसे? ये कैसे हमारी ग्रोथ रेट 7.4%? बिल्कुल, मैं आपकी बात की तस्दीक करती हूं। छूट के चलते बाजार में पैसा आया, फिर से छूट मिलती है। तो आप 1 पैसे दोगे तो 10 लाख रुपए मिलेगा आपको। जी। टैक्स रिबेट जो है ना, केवल ऐसा नहीं, ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, सरकार के लिए भी, क्योंकि जैसे आदेश भी कह रहे हैं, राकेश जी भी कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स की नंबर बढ़ रहा है, टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जीएसटी में हुआ, जीएसटी में आपने रिलीफ दिया तो वो थोड़ा बहुत पैसा मार्केट में आया है। और मुझे लगता है कि जॉइंट टैक्सेशन पर सरकार इस बार कुछ ज्यादा सोच रही है। जॉइंट टैक्सेशन, यदि वो भी कुछ होता है तो वो भी एक रिलीफ के तौर पर काम आएगा। जॉइंट टैक्सेशन मतलब पति पत्नी दोनों एक साथ, मतलब एक एंटिटी के तौर पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि शुक्ला जी ने कहा कि देखिए सरकार को पता है कि उसका कितना रेवेन्यू एस्टिमेटेड आएगा। ठीक है, आपने जीएसटी में टैक्स कम कर दिया तो जाहिर है वहाँ पे टैक्स कम हुआ होगा, सरकार की आमदनी कम हुई होगी, तो वो घुमा के जनता से ही पूरी करती है। अब उन्होंने क्या किया, टबैको पे एक्साइज बढ़ा दिया। ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वहीं से पूरे करेंगे। तो ऐसा मत समझिए कि अगर हमें टैक्स का रिलीफ मिल रहा है तो बहुत बड़ी हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। वो घुमा के उसको
वो घुमा के उसको वहीं से पूरा कर लेते हैं। काफी का रेट कम है लेकिन कागज का रेट बढ़ा हुआ है। सही है। तो वो घर से लेके नहीं आएंगे, जनता की जेब से निकालेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस से यदि आपने जीएसटी हटाया जी ऐसे पकड़ लो, ये मैं घुमा के पकड़ लूं, बात तो यही है ना। एक वो फील गुड वाला फैक्टर जुड़ जाता है ना जब सीधे टैक्स रिलीफ मिलता है तो। और यहाँ पर अच्छा जो बात आप जो बात कह रहे हैं ना वो फेक फील गुड होता है, लोगों को समझ नहीं होती। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन तो बढ़ा है, प्राइवेट कंजम्पशन उसकी वजह से तो बढ़ा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देश के अंदर बढ़ा है। ये तो आंकड़ा बताता है 61% पहुंच गया अगर मैं गलत नहीं। इकोनॉमिक सर्वे ये जो मध्यम वर्ग है 61.5 भाई इकोनॉमिक सर्वे में यही आंकड़ा था। मेरा सवाल ये अभी आदेश ने कहा कि साहब वो टबैको पर देखिए आपने किस तरीके से उन्होंने एक्साइज बढ़ा दिया। ये इकोनॉमिक सर्वे में वो जो सेहत को लेकर इतना ज्ञान दिया गया है तो ऐसे में वो स्नैक्स और अनहेल्दी फूड जो है या फास्ट फूड जो है उसको लेकर कुछ वो सिन टैक्स जो है वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड पर लगाया जा सकता है क्या? इसकी कोई घोषणा हो सकती है? और ये ओबेसिटी जो चिल्ड्रन के लिए जो ओबेसिटी मोटापे की जो समस्या आ रही है, डायबिटीज हो रहा है, इसके लिए एक ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन मैं आदेश जी के एक बात से एक तार जोड़ना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसके मुकाबले जो इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे जीएसटी है वो एक गरीब को भी देना पड़ता है। चाहे आप एक बोतल पानी का खरीदे या एक बिस्किट का पैकेट खरीदे उसमें भी जीएसटी लगता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो रिफॉर्म्स है वो होना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हालांकि ये बजट के दायरे से बाहर है, लेकिन जीएसटी के स्लैब्स जितने घटेंगे जितना सिंप्लीफाई होगा उतना लोगों को फायदा पहुंचेगा, उतना लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे होंगे। उससे कंजम्पशन इकोनॉमी जो अभी लगभग 61.5% के आसपास है वो बढ़ के 80% भी हो सकती है। बिल्कुल 5 मिनट का इंतजार रह गया, सिर्फ 5 मिनट का इंतजार। 11 बजते साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर देंगी। आपको लग रहा होगा मैं बार बार ये बात क्यों दोहरा रही हूं, मैं इसलिए ये बार बार बात दोहरा रही हूं क्योंकि आज बजट वाला रविवार है। कहीं आप छुट्टी के मोड में ना चले जाएं, आप टेलीविजन स्क्रीन के साथ चिपके रहें क्योंकि बस कुछ ही देर में वो बजट सामने आएगा और पता चलेगा कि बजट जो आ रहा है तो इस साल आपकी जेब में कितना अतिरिक्त पैसा डाल रहा है या फिर आपके जीवन में किस तरीके का सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है, उसकी पूरी दिशा, पूरी रूपरेखा आज का बजट आपके सामने रख देगा। एक पॉइंट जिस पर हमने चर्चा नहीं की है अभी तक, विजय जी को मैं लेकर आऊंगी। सर यहां पर अभी हम इतने अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं लेकिन वो आयुष्मान भारत जो सबके लिए किया गया था 70 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए, उसमें भी माना जा रहा है कि साहब 60 साल कर दी जाएगी, उम्र घटा दी जाएगी और 60 साल के तमाम देश के जितने नागरिक हैं सबको आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा। ऐसा होता है तो ये भी एक गेम चेंजर, ये बड़ा गेम चेंजर भी होगा और सरकार के लिए भी एक पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा फायदा होगा और बड़ी तादाद जो है, नंबर ऑफ जो बेनिफिशियरी है वो बहुत बड़ा हो जाएगा यदि 70 से 60 साल पर कर देते। और जैसे हम लोग अभी चर्चा करते रहे थे, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हेल्थ इंडस्ट्री हमारी बेहतर तरीके से नहीं है, तो उसके लिए कम से कम आयुष्मान योजना का दायरा अगर बढ़ा दिया जाए तो वो ज्यादा मदद कर सकता है। मैं समझता हूँ जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2% जो है वो हेल्थ पर, प्रधानमंत्री जी ने जैसे वित्त मंत्री पे भरोसा किया ना 9 बार, ऐसा ही लोगों का भरोसा भी वित्त मंत्री में बढ़ जाए, ऐसा कोई बजट हम चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे सरकार जो है वो सीनियर सिटीजन को क्रीमी लेयर की तरह बाहर निकाल दी है। तो अब सरकार जो है यदि आयुष्मान भारत में उसका 60 साल की एज कर रही और रेलवे में भी जो उनको छूट मिल रही थी, इस बार ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद सरकार दोबारा से देने जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि सरकार अब सीनियर सिटीजन की तरफ जो मान के चल रहे थे कि उनको क्रीमी लेयर की तरह बाहर निकाल दिए, शायद उनकी तरह बाहर निकाल दे। शुक्ला जी उसमें मलाई की तरह मक्खी की तरह बाहर रविंद्र जी बेहतर बता पाएंगे कि भाई वो टिकट विकेट में पहले जो सीनियर सिटीजन को कुछ फायदा मिल जाता था वो सारे फायदे खत्म कर दिए। असल में सीनियर सिटीजन होने का मतलब ही है कि आप क्या हो तो सीनियर गए पर इनकम कम हो गई। तो उस समय हर छोटा मोटा जो बेनिफिट है वो मैटर करता है बिल्कुल, और क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट करता है। एक इशू मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हम बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स के रेट्स रिड्यूस करने की। एक तो तरीका ये है कंप्लायंसेस बढ़ाने का, एक दूसरा तरीका ये है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। यदि आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको उसके अंदर क्या मिल रहा है। डेवलप्ड देशों में टैक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 45%, 55%, 52%, लेकिन गवर्नमेंट का हॉस्पिटल एक क्लास, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक क्लास। तो जो लाइफ की लिविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए जो फैसिलिटी चाहिए
वो सारी फैसिलिटी उस टैक्स के माध्यम से उन तक पहुंचती शिक्षा और स्वास्थ्य तो आप छोड़ दो, यहाँ तो आम आदमी को हवा पानी नहीं मिल पा रही है। वही तो मैं पहले जिक्र कर रही थी, यहाँ तो हवा पानी नहीं साफ मिल पा रहा है। इसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे तक की तरफ से किया गया है और देखिए किस तरीके से अब 2 मिनट से भी कम का इंतजार रह गया है। 1 मिनट 48 सेकंड 47 सेकंड लगातार इंतजार कम होता हुआ, बस आने ही वाला है देश का बजट। हमें सरकार की तरफ से क्या मिलता है, ठीक है, गांव के लोगों को राशन कार्ड, हमें आधार कार्ड और बाद में पासपोर्ट। उसके अलावा हम सरकार को देते ही हैं, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो सर ने बात कही कि हमारी सरकार हमें अच्छी बेहतर साफ वायु दे, पीने का साफ पानी दे, वो तक सुविधाएं दिल्ली से लेके इंदौर तक आपने हाल के दिनों में देखा होगा। बिल्कुल सही बात। खराब पानी से लोग मर रहे हैं, जहरीली हवा से लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि अगले साल दिल्ली में साफ हवा मिल जाएगी। है किसी के पास गारंटी? ये मूलभूत अधिकार है, हवा पानी तो कम से कम मिलना चाहिए ना। जिम्मेदारी की जनता को उपलब्ध कराए, पानी, बिजली, सड़क और हवा, ये सरकार को उपलब्ध कराना मूलभूत अधिकार है, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, तो देखना होगा ना कि क्या इस बजट में इस दिशा में कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा।